हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 पास, राहुल गांधी क्वेश्चन ऑन अखिलेश यादव साइलेंस। अर्जुन उनकी वीडियोस की बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन आ रही। टाइटल पढ़ के मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आया, बट अगर वक्फ का ना हम वर्ड का मीनिंग देखें ना, जैसे तो हम इसको मतलब यूज करते हैं डोनेट करना। जैसे मैंने अक्सर ना मैंने मस्जिद वगैरह में ऐसी चेयर्स देखे हैं कि ये वक्फ है मस्जिद के लिए, लोग वहाँ पे यूज करते हैं बैठने के लिए। तो मतलब वक्फ का ना कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह भी वक्फ की जाती है। तो मुझे इस सिलसिले में जो ये चीज पता है, बाकी देख लेते हैं कि आरजे रौनक इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं स्टार्ट डिस्कशन होने वाली है। हमें शक्ति तक जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो भाई लोगों, वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा में पास हो गया। ऑपोजिशन पार्टियों की एकता की पोल खुल गई है और उन लोगों को झटका लग गया है भारी भरकम, जो ये अरमान पालकर बैठे थे कि इस बिल पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टियां बीजेपी का साथ नहीं देंगी। यानी उन लोगों का रिएक्शन कुछ इस प्रकार है। ओ भाई मारो। 4 जून 2024 को जब मोदी सरकार की कुछ सीटें कम आई थी तो कई लोगों ने क्या क्या अरमान नहीं पाल लिए थे। इन्हें लगा था कि अब तो हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक हम ही जीतेंगे, दिल्ली में केजरीवाल जी भी बीजेपी को हरा देंगे, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू में से कोई एक आदमी अगर पलटी मारकर इनकी तरफ आ जाएगा तो मार्च तक आते आते राहुल जी देश के पीएम बन जाएंगे, मोदी जी राजनीति छोड़कर भावनगर में फाफड़े की दुकान खोल लेंगे, अमित शाह अहमदाबाद में प्लॉट लेकर उसमें मशरूम उगाने लगेंगे। मगर ये हो ना सका। ये है कि 370 तो हटी, राम मंदिर भी बना, ट्रिपल तलाक भी हटा और अब वक्फ संशोधन बिल भी पास हो गया। अखिलेश से लेकर राहुल बाबा, ओवैसी से लेकर इमरान मसूद, इन सबको बड़ी उम्मीद थी कि सीए एनआरसी की तरह वक्फ वाले मामले पर भी मुसलमानों को भड़काकर सड़कों पर ले आएंगे, सरकार को डराकर इस बिल को वापस करवा देंगे। पर क्या ये सब हो पाया क्या संजू बाबा? नहीं। देश का मुसलमान भी समझ चुका है कि इनका तो रोज रोज का है यार। उन्हें भी पता लग चुका है कि जो लोग मुसलमानों का नाम लेकर दिन रात छाती कूट रहे हैं वो दरअसल उनके गले में अपनी स्वार्थों की डोर डालकर अपनी राजनीतिक पतंग उड़ाना चाहते हैं। इसीलिए इस बार ज्यादातर मुसलमानों ने पतंग बनकर उड़ने से ही मना कर दिया और अब इनके रहनुमा ऐसे बिलबिला रहे हैं कि जैसे कोई छोटे बच्चे को वो देखो चिड़िया ये बोलकर उसके हाथ से उसकी आइसक्रीम छीन कर ले गया। बताओ। ये तो ही एक बात। अब आते हैं इस बात पर कि वक्फ संशोधन बिल में ऐसे क्या क्या चेंजेस किए गए हैं जिससे कुछ लोग तड़प गए हैं। दूसरी बात ये कि इस बिल में किन किन बातों में चेंज करने को लेकर विपक्ष का ऑब्जेक्शन था। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सरकार ने नीतीश और चंद्रबाबू जैसे नेताओं को मनाया कैसे। इस पर आने से पहले मैं आपको मनाना चाहूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्रोबो ऐप का लिंक दिया, उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करो और अपनी नॉलेज को अर्निंग में कन्वर्ट करो। थार, टाटा कर्व जैसे बड़ी बड़ी कार्स और रॉयल एनफील्ड जैसे बड़े प्राइजेस जीतो। प्रोबो एक स्किल गेमिंग ऐप है दोस्तों। 4 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं इस ऐप पर जो डेली अर्न कर रहे हैं। जिस भी कैटेगरी में आपको इंटरेस्ट है उसमें आप आंसर दे सकते हो। मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट में बहुत ज्यादा है, आईपीएल चल ही रहा है। प्रोबो पर एक सवाल मिलेगा आपको कि क्या कल यानी 4 अप्रैल को मुंबई लखनऊ के सामने जीतेगी, यस या नो? ज्यादा चौके कौन मारेगा, मुंबई या लखनऊ? सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रोबो पर पूरी आईपीएल के दौरान डेली और वीकली कॉन्टेस्ट में बड़े प्राइजेस जीतने का आपके पास मौका है। और अगर आप श्योर हो तो बड़ा प्रॉफिट पाने के लिए क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हो और अपनी विनिंग्स को इजीली अपनी लिमिट्स के हिसाब से यूपीआई से विड्रॉ भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके प्रोबो को डाउनलोड करो। 100 रुपए मुफ्त में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहले आपको अब ये समझाते हैं कि इस नए बिल में क्या 4 बड़े बदलाव किए गए हैं। देखिए, पुराना कानून तो भैया खाला जी के घर जैसा था। मतलब इतनी अंधेर गर्दी तो सारा नॉर्थ कोरिया में भी नहीं होगी। पुराने कानून के सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव का प्रावधान था। मतलब वक्फ बोर्ड अगर किसी प्रॉपर्टी पर क्लेम करता है तो उस प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जा सकता है। नए कानून में इस बकवास बात को निकाल दिया गया है, क्योंकि भाई अगर इस देश में डेमोक्रेसी है, संविधान है, तो सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पर क्लेम कर दे और वो उसकी हो गई हो और सामने वाला बंदा कोर्ट भी ना जा सके? अगर किसी भी देश में आम आदमी के पास कोर्ट जाने का ही हक नहीं है तो फिर तो देश का संविधान ही खत्म हो गया। मगर यही अंधेरगर्दी अभी तक चली आ रही है। एक खास जमात का वोट लेने के लिए, उसे अपीज करने के लिए कुछ भी अनशन कानून बने हुए थे। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, अगर 2014 के इलेक्शन से पहले जब कांग्रेस को यह लग रहा था कि अब तो बुरी गत होने वाली है, जनता सत्ता से बाहर कर देगी, तभी 5 मार्च 2014 को इन लोगों ने दिल्ली की 123 प्राइम प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया और उनके मालिक मुंह ताकते रह गए। और ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया ताकि इससे देश का मुसलमान खुश हो जाए और इन्हें वोट मिल पाए। इसी तरह का गुल कांग्रेस की सरकार ने शाहबानो के टाइम भी खिलाया था, जब उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने उसके शौहर को आदेश दिया था कि अपनी तलाकशुदा बीवी को कुछ रुपए हर महीने गुजारा भत्ता दे। मगर उस वक्त राजीव जी की सरकार ने मौलानाओं को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को रद्द करवाने के लिए संसद में कानून पास करवा दिया। और ये लोग हैं जो आज बराबरी की बात कर रहे हैं। कम ऑन,
आदमी मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है। तो ये तो एक बात बताई मैंने आपको। दूसरा बदलाव जो इस एक्ट में किया गया है कि पहले किसी भी डिस्प्यूट में वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी होता था, अब किसी और कोर्ट में आप नहीं जा सकते थे। अब ये गुंडागर्दी भी खत्म कर दी गई है। इससे पहले ये भी कानून था कि जो भी जमीन इस्लामिक काम में इस्तेमाल हो रही थी वो भी ऑटोमेटिक वक्फ की हो जाती थी, आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते थे। अब उसी प्रॉपर्टी को वक्फ की माना जाएगा जो उसे दान में दी गई है। इसके अलावा पहले वक्फ बोर्ड में महिलाओं की एंट्री नहीं थी, मुसलमानों की भी कई सेक्शंस की एंट्री नहीं थी, गैर मुसलमानों की भी एंट्री नहीं थी। इन सारी बातों को क्या कर दिया गया राहुल जी? अब कुछ लोग ये झूठ फैला रहे हैं कि सरकार ने मनमानी से फैसला ले लिया, इसमें कोई आम राय नहीं बनाई गई। ये बात भी सरासर झूठ है दोस्तों। जब सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई तो इसके बाद सभी पार्टियों की इस पर राय बनाने के लिए पिछले साल 9 अगस्त को एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में टोटल 31 मेंबर्स थे। इस कमेटी ने कई स्टेट्स का दौरा किया, 34 मीटिंगें हुई। 30 जनवरी को 655 पेज की रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को दी गई। शुरू में जो ये बिल था, बाद में सरकार की तरफ से उसमें 14 अमेंडमेंट किए गए। 28 मार्च को अमित शाह ने यह बता दिया था कि संसद के इसी सेशन में यह बिल पेश किया जाएगा और 2 अप्रैल को यह बिल लोकसभा में पास भी हो गया। इसीलिए यह बात सरासर झूठ है कि भाई बिल पर कोई चर्चा नहीं हुई या सरकार ने किसी से डिस्कशन नहीं किया। हाँ, विपक्ष का सुझाया एक भी अमेंडमेंट नहीं माना और शायद वो मानने लायक था भी नहीं, क्योंकि विपक्ष का बस चलता तो ये संशोधन बिल ही नहीं लाने देती। तो इसकी बात करना तो बेकार है। आगे बढ़ते हैं। अब इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊं कि सरकार ने इस मामले में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को कैसे मनाया, पहले मैं विपक्ष के 2 युवा नेताओं की बात करना चाहता हूं जो पता नहीं कब से युवा ही चले आ रहे हैं, जिनमें से एक है माननीय अखिलेश यादव जी और दूसरे हैं आदरणीय राहुल जी। और ये दोनों कोई छोटे मोटे लीडर तो है नहीं भैया। इनमें से एक है जो देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, और दूसरे राहुल जी, कुछ लोग जिन्हें देश का नेक्स्ट पीएम मानते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, भाई यही तो मौका होता है ना कि आप बहस के दौरान खुलकर बोलें, अगर कुछ गलत लगता है तो सरकार को खुलकर एक्सपोज कर दें। अब इतने बड़े टॉपिक पर बहस हो रही है, राहुल जी पूरा टाइम संसद में ही नहीं थे और इस बिल पर कुछ बोले भी नहीं। अब या तो उनको इसमें कोई ऑब्जेक्शन नजर नहीं आया या फिर उनको ये बिल ही समझ में नहीं आया, क्योंकि टेक्निकल मामला है ना भाई, कानून की बात है। पता लगा कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो फिर बीजेपी वाले अगले 250 सालों तक उसमें से क्लिप निकाल कर काट कर मीम बनाने लगे हैं। स्पीकर मैडम, वेट, सॉरी 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 सॉरी। इनके बहुत और दूसरे मीम्स अखिलेश बाबू ने भी बिल पर कोई टेक्निकल बात नहीं बोली है। कभी अमित शाह पर चुटकी ले ली कि भैया बीजेपी वाले तो नया अध्यक्ष नहीं बना रहे, कभी यूपी में हुए किसी कार्यक्रम पर बोल दिया, कभी चीन की बात कर ली। अरे भैया, इतने दिनों से आपकी पार्टी हल्ला काट रही है कि बिल मुसलमानों के खिलाफ है, तो बताओ ना संसद में कि क्या खिलाफ है। अब अगेन यहाँ भी राहुल जी वाला मामला ही है, या तो उन्हें लगता है कि कुछ खिलाफ है ही नहीं, या फिर इतनी समझ ही नहीं पा रही बात की ये इस मामले पर कुछ बोल पाए, तो बेटर है कि चुप ही रहते। यही था क्या? अब देखिए, मेरा मानना यह है ना भैया कि आपके प्रवक्ता टीवी चैनलों की डिबेट में क्या क्या बोलते हैं और आप ट्विटर पर क्या क्या लिखते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। असली मंच होता है सदन। आप लोकसभा के सदस्य हैं, लाखों करोड़ों लोग आपको सुनना चाहते हैं, वहां कीजिए ना सरकार को एक्सपोज। क्यों नहीं कर रहे? अगर आप वहां कुछ नहीं बोलते या टॉपिक के अलावा उल्टा सीधा कुछ भी बोलकर चले जाते हैं तो इससे यह पता लगता है कि आप मेहनत नहीं करना चाहते। बात तो सही है। अब आते हैं इस बात पर कि सरकार ने इस मामले में जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को मनाया कैसे, क्योंकि दोनों ही पार्टियों को मुसलमानों का वोट मिलता आया है। बिहार में टोटल 17% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं और आंध्र प्रदेश में 9.5%। आपको बता दें कि बिहार में 32 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमानों की आबादी 30% से ज्यादा है। अब अगर कोई वहां सरकार बनाना चाहता है तो ये 32 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 32 सीटों में से फिलहाल 12 बीजेपी के पास हैं, 6 जेडीयू के पास हैं और 10 सीटें आरजेडी और कांग्रेस के पास है। तो बीजेपी को पहले तो ये कॉन्फिडेंस था कि भैया हम इन सीटों पर पहले से ही मजबूत हैं और अगर थोड़ा बहुत नुकसान हुआ तो उसे कहीं से कवर कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। वहीं आंध्र की बात करें तो आंध्र में टीडीपी को मुसलमानों के 75% वोट मिलते हैं, इसलिए जेडीयू से ज्यादा टीडीपी को इस बात की चिंता थी कि कहीं मुस्लिम वोटर नाराज ना हो जाएं। इसलिए उन लोगों ने वक्फ बिल के मामले में जमात इस्लामी, हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग की, उनसे राय ली। यह भी सच है कि टीडीपी के कहने पर ही जेपीसी ने गैर मुसलमानों को बोर्ड का मेंबर बनाने का फैसला सेंटर की बजाय स्टेट पर छोड़ दिया, क्योंकि आंध्र प्रदेश में मुसलमान इसी बात का विरोध कर रहे थे। दूसरी तरफ इन्हीं पार्टियों के कहने पर जेपीसी ने वक्फ बाय यूजर के क्लॉज को रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं हटाया। मतलब वक्फ अमेंडमेंट का जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था उसमें यह प्रावधान था कि अगर वक्फ की किसी प्रॉपर्टी के पास उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो इलीगल मानी जाएगी, फिर वो प्रॉपर्टी चाहे कितनी भी पुरानी क्यों हो। लेकिन टीडीपी के 2 सांसदों ने इस पर ऑब्जेक्शन किया था, जिसके बाद इस क्लॉज को बाद में हटा दिया गया। मतलब अब पुरानी प्रॉपर्टी पर यह रूल लागू नहीं होगा।
इस तरह से 14 अमेंडमेंट मूल ड्राफ्ट में किए गए, जिसके बारे में टीडीपी या जेडीयू को लगता था कि इस पर उनका मुस्लिम वोटर नाराज हो सकता है। फैक्ट तो यह है कि इन अमेंडमेंट के बाद इस नए बिल में ऐसा कुछ बचता ही नहीं है जिस पर विपक्ष कोई आपत्ति कर पाता। और ये बात राहुल जी और अखिलेश यादव जी जैसे लीडर्स को पता थी, मुस्लिम लीडर्स को भी पता थी, इसलिए ये लोग दिखाने के लिए तो ऑब्जेक्शन कर रहे थे, मगर अंदर से इनको रियलिटी मालूम थी, ये लोग सच्चाई जानते थे। लेकिन वक्फ संशोधन बिल के पास होने से पता है हुआ क्या है? इससे हुआ ये कि जून 2024 के बाद विपक्ष को जो लगा था कि अपने दम पर 272 सीटें न पाने पर बीजेपी बैकफुट पर चली जाएगी, कम से कम वो तो नहीं होता दिख रहा। बीजेपी ये दिखा रही है कि हम अगले 4 सालों तक भी फ्रंट फुट पर ही खेलेंगे इसी तरह। उसे भी शायद ये पता है कि उनका कोर वोटर उनसे क्या चाहता है। बीजेपी ये जानती है, बीजेपी ये दिखाना चाहेगी कि हम वो सारे वादे पूरा करने की कोशिश करेंगे जो हमारा वोटर हमसे चाहता है, और अगर किसी ने उसमें अड़ंगा अड़ाया तो फिर जनता उनसे निपट लेगी। और बीजेपी को ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आया, इसके लिए इस कॉन्फिडेंस के पीछे महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली हरियाणा के रिजल्ट्स भी हैं, और एनडीए में बीजेपी के साथियों को यह भी दिखता है कि भाई लोकसभा में 30 सीटें कम है तो क्या है, लेकिन बीजेपी की पॉपुलैरिटी अभी भी बनी हुई है, इसलिए अभी भी इनका साथ देने में ही भलाई है। इसलिए मैंने कहा कि संसद में वक्फ संशोधन बिल का पास होना 4 जून 2024 के बाद विपक्ष को लगा सबसे बड़ा झटका है। वो तो इस बिल को लाने से बीजेपी को रोक नहीं पाई, और ना वो बीजेपी के साथियों को रोक पाई, और ना वो इस बिल के खिलाफ मुसलमानों को भड़काकर सड़कों पर ला पाई। और तो और राहुल जी ने इस बिल के विरोध में संसद में भाषण तक देने की जरूरत नहीं समझी। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि आज इन लोगों का कॉन्फिडेंस 2024 के चुनाव के रिजल्ट से पहले के कॉन्फिडेंस से भी डाउन है। बाकी आप बताओ, आपको इस मामले में क्या लगता है? आप इस वक्फ संशोधन बिल के पास होने को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि बीजेपी को अब जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड और मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण को भी खत्म करने जैसे मुद्दों से भी निपटना चाहिए क्या? आपकी राय जो भी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो सही लगी हो तो इसे अपने हर एक दोस्त से शेयर जरूर करिएगा। और जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, प्रोबो ऐप के बारे में आपको पहले भी बताया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करिए और जीतिए लाखों के इनाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। वैसे ना आरजे रौनक जब भी कोई नया मतलब कोई इस तरह के जो टॉपिक्स करंट अफेयर चल रहे होते हैं ना, उस पर वीडियो लाजिम बनाते हैं। हाँ। मतलब मैंने इनको कभी नहीं देखा मिस करते हुए, क्योंकि वीडियो बनाने में भी मेहनत लगती है। हाँ। और उससे पहले आपके पास ना उस तरह का नॉलेज होना चाहिए, और पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, जनता क्या चाह रही है, बॉलीवुड में क्या चल रहा है, समटाइम ऐसे भी आती है। वो था मतलब हर टॉपिक जो भी करंट अफेयर चल रहा होता है, सब कुछ। तो उसके पीछे बड़ा एक आपके पास ना ऑथेंटिक और बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, बिल्कुल तभी आप चाहे 10 मिनट की वीडियो या आप घंटे की बना लो। तो रियली अप्रिशिएटेड फॉर मतलब उनकी मेहनत के लिए। और खैर जो जैसे उन्होंने शुरू में एक बात कही ना कि अगर उस कोर्ट में अगर आपकी प्रॉपर्टी अगर वो ले लें तो आप ना जुडिशरी के पास भी नहीं जा सकते, मतलब दूसरी कोर्ट जो हमारी नॉर्मल सिविल कोर्ट होती है। तो मेरे हिसाब से समटाइम आपको धोखे से भी आपकी प्रॉपर्टी अगर ली जा सकती है, तो एटलीस्ट उधर के जो सदस्य हैं, नागरिक है, यहाँ आदमी को राइट होना चाहिए कि यार वो जाके बता सके कि भाई क्योंकि लोग कर सकते हैं। और दूसरा ये जो उन्होंने बात कर रहे थे कि राहुल गांधी के बारे में और एक और जो पॉलिटिशियन के बारे में, वो तो प्रेसिडेंट ही नहीं थे राहुल गांधी। तो उन्होंने बड़े 2 पॉइंट उसमें के, एक तो ये वो मतलब उस बिल के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब ठीक है, और दूसरा ये नॉलेज नहीं नॉलेज नहीं, इंटरेस्ट मतलब ये है कि उनको पता था कि ये ना जो अमेंडमेंट है वो हो जाएगी, पास हो जाएगा बिल, तो हम क्यों इतनी बहस करें या कुछ। या दूसरा ये कि वो समझ नहीं आ रही थी, जैसे वो कह नहीं रहे थे जब इस मुद्दे पे बहस चल रही थी, कभी वो चाइना से रिलेटेड बात कर रहे हैं, कभी वो जय शाह के ऊपर, मतलब वो किसके, अमित शाह के ऊपर बात कर रहे हैं, मतलब दाएं बाएं मुद्दे के ऊपर नहीं आ रहे। तो अब फिर जाहिर बात है कि इंडिया में मुस्लिम पाकिस्तान से भी ज्यादा रहते हैं, तो जाहिर बात है वो अपने मुस्लिम भाइयों के अगेंस्ट तो नहीं जाएंगे ना, क्योंकि उनका एक वोट बैंक भी है। दूसरा वो माइनॉरिटीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि उधर यूनिटी है। और क्या कहते हैं अंबर, वो डाइवर्सिटी विद यूनिटी। तो मतलब इस तरह तो फिर बड़े हंगामे हो सकते हैं। तो 34 मीटिंग्स के बाद ये जाके ये फाइनल हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट बिल उस तरह से रहा है ना, तभी इसकी बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन भी आ रही थी। और मुझे वो याद आ रही थी राहुल गांधी की मीम्स के, अच्छा ही हुआ अगर उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी, इतने ही बोले चुप कर गया, वरना कहते अगले 25 सालों तक इनकी मीम्स निकाल कर क्लिप्स और मीम्स बन जाती। तो ऐसी ये चीजें चलती रहती हैं यार, ये मुद्दे वगैरह। बट ये कि जो पार्लियामेंट में लोग होते हैं, जो मतलब जो हमारे वोट से आए होते हैं, तो उनका प्राइम फोकस ही होना चाहिए कि हम जिनके वोट से आए हुए ना उनके बारे में काम करें यार। उधर वो आपको वो नहीं देखना, कम्युनिटी नहीं देखना, रिलीजन नहीं देखना,
आपने वो लोगों को देखना है, सर्व लोगों को करना है देखना आपने, जिस तरह मोदी जी का वो बता रहे थे कि अगले सालों तक भी जो है वो इसी पोजीशन में नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका काम वो यही चाह रहे हैं कि मतलब जो लोगों ने जिसलिए हमें सिलेक्ट किया हम उनको वो प्रोवाइड करें, बिल्कुल। और वो ना कर ही कि रहे हैं। किसी एक रिलीजन हाँ या पार्टी स्पेसिफिक को। ओके, हाँ इस तरह नहीं है वो, ओवरऑल जो है वो सारा देख रहे हैं, बड़े अच्छे से कवर कर रहे हैं, और उनके टेन्योर में हमने जितनी प्रोग्रेस बहुत इंडिया में ज्यादा, होते हाँ हुए जी। देखी है ना यार, कमाल है। आई होप आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See you.